ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट थायराइड कैंसर। चलें स्टार्ट करते हैं। थायराइड कैंसर। नाम से पता चल रहा है, अगर थायराइड का ट्यूमर हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थायराइड कैंसर, ठीक है। अभी ये कुछ पॉइंट्स पेतोमा में है कि थायराइड कैंसर जब होता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। यूजुअली प्रेजेंट एज, अगर कोई बंदा के पास आए कहे कि मुझे गले में गिल्टी की तरह फील होती है, ठीक है, तो वो मे बी हो सकता है वो क्या है, थायराइड कैंसर है। सबसे पहले क्या हो जाता है, सॉलिटरी नोड्यूल मिल सकता है। सॉलिटरी नोड्यूल, नोड्यूल किसको कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। यानी कि इसमें थायराइड कैंसर में थायराइड ग्लैंड का क्या मिलेगा, एक सॉलिटरी नोड्यूल सा मिलेगा और ओवर ग्रोथ होगी। मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? बिनाइन, ठीक है, बट कैन बी मैलिग्नेंट। मोस्टली बिनाइन होते हैं, ठीक है, मोस्टली। अभी आपको ये बात समझ आ गई? तो अभी आपको पता होना चाहिए नोड्यूल क्या है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल ग्रोथ। अभी नोड्यूल कितनी तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा मतलब बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दो तरह की हो सकती है, या क्या होगी, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग होगी, या क्या होगी, नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल, नॉन फंक्शनल नोड्यूल, ठीक है। अभी फंक्शनिंग जो हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको फंक्शनिंग कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉट नोड्यूल, हॉट नोड्यूल, ठीक है। लेकिन जो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो क्या है, कोल्ड नोड्यूल। अभी फारिग लोग खतरनाक होते हैं या जो कुछ काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो कुछ ना कुछ कर रहा हो वो तो बिजी रहता है, वो इतने अपने काम में बिजी होते, उसको बाकी किसी चीज़ का मौका नहीं मिल रहा होता, वो इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन जो लोग फारिग बैठे होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो कोल्ड नोड्यूल है ये क्या होते हैं, मोस्टली मैलिग्नेंट। अभी आपको अगर कोल्ड नोड्यूल मिलेगा, आपको उसमें लाजमी क्या करानी होती है, बायोप्सी। और ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, बिनाइन। जो हॉट नोड्यूल है वो मोस्टली बिनाइन होते हैं, ठीक है। अभी आप बात करते हैं हॉट नोड्यूल जो हार्मोन पैदा करते हैं वो किस डिजीज में मिलते हैं, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज किस में मिलते हैं। और जो जिसमें मैलिग्नेंट वाले होते हैं, जिसमें लाइक कोल्ड नोड्यूल किस में मिलते हैं हमारे पास, मोस्टली एडिनोमास और कार्सिनोमास, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड है, उसमें एबनॉर्मल से ग्रोथ हो जाए उसको नोड्यूल कहते हैं। जो नोड्यूल होता है ये दो टाइप का होता है, एक फंक्शनिंग होता है और एक होता है नॉन फंक्शनिंग, ठीक है। जो फंक्शनिंग होता है उसको हम हॉट नोड्यूल कहते हैं। ये मोस्टली अच्छे बंदे होते हैं, ठीक है। और ऐसे नोड्यूल्स जो क्या कहते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड नोड्यूल। वो क्या होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, और जिसको हम बायोप्सी करनी होती है तब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा, ठीक है। और जो बिनाइन में है वो कुछ एग्जाम्पल क्या है, ग्रेव्स डिजीज। अब आप मुझे ये बताएं, जो T3 एंड T4 है, T3 T4 ये किससे बनता है, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। अभी जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, अब आप मुझे ये बताएं
जो हॉट नोड्यूल होता है उसको अगर हम आयोडीन देंगे तो इसकी आयोडीन अपटेक ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ये क्या करेगा, इसका अपटेक क्या होगा, अपटेक ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर हम कोल्ड नोड्यूल को आयोडीन दे रेडियो एक्टिव तो इसका अपटेक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह से हम पता करवा सकते हैं। विच डायग्नोस्टिक मेथड यूज्ड फॉर थायराइड कैंसर? इसमें हम क्या करते हैं, बायोप्सी। अब हम सिरिंज की मदद से टिश्यू निकालते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन। ठीक है, हम सिरिंज या नीडल से निकालते हैं, उस बायोप्सी करते हैं उसकी, उसको फिर हम क्या कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन। पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अच्छा, अभी हम आगे जाते हैं। थायराइड एडिनोमा। अभी इसमें थायराइड का मतलब थायराइड, एडिन का मतलब क्या है, ग्लैंड, और ओमा का क्या मतलब है, बिनाइन। थायराइड कैंसर, थायराइड ग्लैंड का वो वाला कैंसर है जो बिनाइन होगा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अभी बिनाइन, इट इज द बिनाइन सॉलिटरी मीन्स तन्हा, सॉलिटरी ग्रोथ ऑफ थायराइड। ठीक है, अभी जो थायराइड एडिनोमा होता है, ये थायराइड एडिनोमा किस में मिलते हैं, कोल्ड नोड्यूल। ये मोस्टली क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, मोस्टली कोल्ड, बट मे बी वेरी रेयरली हॉट नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हिस्टोलॉजी क्या है, अब इसकी हिस्टोलॉजी पे आते हैं। इसमें फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं सराउंडेड बाय कैप्सूल। आपने याद रखना है, अभी देखें, आपको ये चीज़ में कंफ्यूजन ऐसे ना हो रही हो कि मैंने यहाँ पे बताया था हॉट नोड्यूल बिनाइन होते हैं। ये मैंने कहा है मोस्टली बिनाइन होते हैं और ये मोस्टली मेलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, बट इस केस में आप देखें थायराइड एडिनोमा में मिलते हमें कोल्ड नोड्यूल, बट ये होते क्या है, बिनाइन है। ठीक है, तो मतलब इसमें ये बिनाइन कैंसर है, ये मेलिग्नेंट नहीं है। ये मैंने कहा आपको, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूँ, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो। अभी जो आप मुझे एक और बताएं, बिनाइन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मैलिग्नेंट के अंदर नहीं होती। ठीक है, अभी बिनाइन क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें एब्सेंट कैप्सूल भी इसमें एब्सेंट है। उसके अलावा इसमें वॉस्कुलर इन्वेजन भी एब्सेंट है, एब्सेंट वॉस्कुलर इन्वेजन। ठीक है, इसमें वेसल्स की इन्वेजन्स भी नहीं है। इसके अलावा जब हम मैलिग्नेंट पे आते हैं, मैलिग्नेंट में कैप्सूल प्रेजेंट, कैप्सूल भी होगा, साथ में इन्वेजन भी होगी। ठीक है,
अभी आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि अगर तो कैप्सूल एब्सेंट है, ठीक है, तो वो इन्वेजन भी नहीं है, तो वो बिनाइन है। और अगर इन्वेजन भी हो रही हो, कैप्सूल भी प्रेजेंट है, तो कौन सा है? मैलिग्नेंट है। अभी ये कौन सा है? अगर इस तरह से हो ना, कैप्सूल भी हो और साथ में इन्वेजन भी हो रही हो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? लाइक जिस किस्म होगा वो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, जो मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। इस केस में आपने देखा एडिनोमा है ना, क्योंकि बिनाइन है। मैलिग्नेंट में केस में फिर हम कार्सिनोमा का वर्ड यूज करते हैं। अभी देखें इसकी हिस्टोलॉजी में क्या है। फॉलिक्यूलर सेल्स जो है वो सराउंडेड बाय कैप्सूल होते हैं। अभी देखें इसमें क्या है। अभी देखिए ना, बिनाइन के लिए जो मेलिग्नेंट के लिए है, दोनों केस होने चाहिए। एक कैप्सूल के साथ भी सर इन्वेजन भी होनी चाहिए ना। अभी इस केस में क्या है, कैप्सूल तो प्रेजेंट है बट लेकिन क्या है, इन्वेजन नहीं है। इन्वेजन नहीं है, ठीक है। तो जब इन्वेजन नहीं होगी तो ये मेलिग्नेंट की कैटेगरी में फॉलिक्यूलर सेल जो होते हैं, इसकी हिस्टोलॉजी जो है वो मेलिग्नेंट से नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मेलिग्नेंट नहीं होगा, इट विल बिनाइन, ठीक है। ये बिनाइन होगा क्योंकि इसमें कैप्सूल तो है बट इन्वेजन नहीं हो रही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फोलिकुलर कार्सिनोमा मैंने बता दी, इसमें दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अभी थायराइड कैंसर पे वापस आ जाए। थायराइड के मैलिग्नेंट कैंसर्स नारी के अंदर बहुत कॉमनली क्वेश्चंस होते हैं। इसका डायग्नोस किस था? बायोप्सी की कौन सी टेक्निक थी? फाइन नीडल एस्पिरेशन। अगर फिर भी आप ये डायग्नोस, फिर इसके अलावा कौन सा होगा? थायरोडेक्टोमी, ठीक है। अभी इसने थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी थायराइड ग्लैंड का एक मसला है, उसको थायराइड कैंसर हमने अगर रिमूव किया, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी आएगी? तो थायराइड के पीछे कौन सा ग्लैंड पड़ा होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। इसके बिल्कुल पीछे पड़ा होता है। अभी कोई सर्जन है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने थायराइड को रिमूव किया, उसने साथ साथ इसको भी डैमेज कर दिया, ठीक है। अभी जब पैराथायरॉयड डैमेज होगा तो पीटीएच क्या होगा? ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? तो जाहिर सी बात है, जब इसकी भी रिमूव हो गई है तो पीटीएच भी कम बनेगा। तो फिर आपको हाइपोकैल्सीमिया होगा या हाइपरकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया? मैंने कहा था जब पीटीएच कम होगा तो हमारे पास क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम थायरोडेक्टोमी करते हैं, थायरोडेक्टोमी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, अभी किस चीज की ब्रांच है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व? ये किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व की। वेगस नर्व जब ये डैमेज होगी तो आपकी आवाज क्या होगी? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। तो थायरॉइडेक्टोमी से ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी क्या हो जाएगी? वो डैमेज हो जाएगी। अभी हमारे पास क्या होती है?
दो आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं जब थायरॉइडक्टोमी करते हैं। एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। जब उसको लाइगेट कर रहे होते हैं तो हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। अभी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी आप लाइगेट करेंगे, ठीक है, तो आप सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को भी आप डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी आवाज़ में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। जो लोग सिंगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, सिंगिंग जो सिंगर्स होंगे उनका अगर ये प्रॉब्लम होगा उनको समझ आ जाएगी कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल लोगों को इतना फील नहीं होता, ठीक है। आपको मैं बताऊं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। एक हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है बॉडी में, ठीक है। दूसरा हमारे पास लेरेंजियल नर्व्स की डैमेज हो सकती है, वेगस नर्व। देन इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की लाइगेशन के वक्त रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, राइट, जो मतलब हमारे पास क्या कहते हैं लेरेंजियल नर्व जो होती है वो। एंड उसके अलावा हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी डैमेज हो सकती है, और इससे फिर आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी, सिंगिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा। ये भी क्या है, थायराइड का कैंसर है, उसी की एक टाइप है पेपिलरी कार्सिनोमा। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है, ठीक है। ये थायराइड कैंसर की एक टाइप है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है थायराइड का, ठीक है। और इसकी प्रोग्नोसिस भी गुड है, यानी कि ये जल्दी ठीक हो जाती है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, रेडिएशंस। अभी कोई बच्चा है, उसने एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए कोई रेडिएशंस या आयोनाइजिंग मतलब कुछ भी ऐसा आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज किए हैं पास्ट हिस्ट्री में किसी ने, ठीक है, चाइल्डहुड में, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस उसने ले लिए है, ठीक है। तो क्या होगा, पेपिलरी कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें हमें क्या मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। ये कोई अंग्रेजों का कार्टून है, उसमें इस तरह से एक क्या क्या कैरेक्टर है ना, उसी पे इसका नाम दिया हुआ है। एम्प्टी क्या होते हैं, अपीयरिंग, ठीक है। एम्प्टी इसमें क्या होगा, एम्प्टी अपीयरिंग। इसमें क्या होता है, एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियाई विथ सेंटर इसका फिल होगा, ठीक है, सेंटर क्लियरिंग। इस तरह से इसका एक तशबीह होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। इसके अलावा इसमें और क्या मिलता है, एक ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, और इसके अलावा क्या मिला, समोमा बॉडीज। अभी क्या है, ये एक ट्यूमर है। इस समोमा बॉडीज का क्या मतलब है, ये अगर ट्यूमर है, ठीक है, ये अगर ट्यूमर है, इसके इर्द गिर्द कैल्शियम किस तरह डिपॉजिट होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, समोमा बॉडीज। ये किसके अंदर मिलता है, एक पेपिलरी कार्सिनोमा,
और ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई भी किसे मिला? पेपिलरी कार्सिनोमा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ये रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा इसमें रिस्क कब बढ़ते हैं, जब ये इन जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। किस किस जीन की? RETNAF, ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, म्यूटेशन। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने एग्जाम के लिए याद करना है कैसे, कौन कौन से कैंसर में समोमा बॉडीज मिलती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। देन मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा, ठीक है। थोड़ा गिचमिच नहीं हो रहा हो। मीजोथीलियोमा। इसके अलावा ब्रेन की कवरिंग्स जो होती है, मेनेंजीज, ब्रेन की कवरिंग्स, मेनेंजियोमा। नंबर 4, सीरस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। सीरस कार्सिनोमा ऑफ, ये आपको अपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और यूट्रस। ठीक है। किन किन में मिलती है समोमा बॉडीज? एक आपकी समोमा बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है। एक आपको मिलता है पेपिलरी कार्सिनोमा में, मीजोथीलियोमा में, मेनिंजियोमा में, सीरस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी एंड यूट्रस। ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना, ये आपको अपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ट्यूमर थोड़े से ड्राई होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करी आपको अच्छे से समझाऊं। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी अगला ट्यूमर है फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा। ठीक है। ये क्या है, इसका भी प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, यानी कि ठीक हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, इन्वेट्स टू वेसल्स प्लस कैप्सूल, वेसल प्लस कैप्सूल। ठीक है। तो कैप्सूल भी होगा और इन्वेजन भी होगी इसमें। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है। इट कैन बी डायग्नोसिस बाय फाइन नीडल एस्पिरेशन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, इट कैन डायग्नोस द कैंसर but it can not differentiate between benign
एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, अभी ये बहुत ही गोल्डन लाइन है, आप लोगों को ये याद रखनी है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन जो है, इट कैन डायग्नोज द कैंसर, ये कैंसर को डायग्नोज कर सकता है, बट इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, अभी फर्स्ट करें, ये आपका ट्यूमर है। ठीक है, ट्यूमर है ये वाला। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कैप्सूल है। ठीक है, अभी एक और ट्यूमर है, वो इस तरह से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकला है, वो कैप्सूल तक फैला हुआ है। ये पहला वाला क्या होगा, भी देखें, ये पहला क्या होगा, एक मिनट, ये क्या है, बिनाइन, ये क्या है, मैलिग्नेंट। अभी हमने फाइन नीडल एस्पिरेशन की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, सिरिंज क्या कहते हैं, टिश्यू में घुसा देते हैं, सिरिंज उसका सैंपल ले लेती है। ठीक है, दोनों का हमने फाइन नीडल एस्पिरेशन करवाया। अभी आप प्रैक्टिकली सोच के देखें कि आप ये बता पाएगी कि ये वेसल तक पैरा हुआ या नहीं। ये आपको टिश्यू का सैंपल देगी, ये नहीं बताएगा कि ये सैंपल दे सकती है, बता सकती है कि ट्यूमर को पहचान सकती है। ठीक है, मतलब ये बता देगी कि ट्यूमर है, लेकिन किस टाइप का ट्यूमर है वो फाइन नीडल एस्पिरेशन क्या कर सकते हैं, वो नहीं बता सकती। ये यूएसएमएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है, एक रूल याद रखना है, मोस्टली कार्सिनोमा किससे फैलता है, लिम्फेटिक्स से, लिम्फेटिक्स। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लिम्फेटिक्स एक्सेप्ट फोलिक्यूलर कार्सिनोमा। ये कहाँ से फैलता है, ब्लड से, यानी कि हेमाटोजीनियस स्प्रेड। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, वरना सारे के सारे कार्सिनोमा हमारे पास लिम्फेटिक के थ्रू जाते हैं। ठीक है, इसमें म्यूटेशन किसकी आती है, एसोसिएटेड विथ रास म्यूटेशन। ये सारे अगर आप लोगों ने जो जनरल पैथो में जो ट्यूमर्स का वो था चैप्टर, अगर आप लोगों ने वो अच्छा पढ़ा हो, उसमें ये सब था, रास म्यूटेशंस। ठीक है, और इसमें क्या है, हेमाटोजीनियस स्प्रेड है। ठीक है, लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं है। ठीक है, अभी हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन जो कि लिम्फेटिक के थ्रू होना चाहिए था कार्सिनोमा को, लिम्फेटिक के थ्रू, लेकिन वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपको पहले से पता है, फोलिक्यूलर कार्सिनोमा, फोलिक्यूलर कार्सिनोमा। नंबर 2 क्या है आपके पास, कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा जो कि प्लेसेंटा का होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर,
रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। कोरियो फॉलिक्यूलर ब्रेस्ट, रीनल सेल और हेपेटोसेलुलर, ये एक्सेप्शंस हैं। अभी थायराइड का अगर मेड्यूला का कैंसर हो उसको क्या कहेंगे? मेड्यूलरी कार्सिनोमा, मेड्यूलरी कार्सिनोमा, पेरा फॉलिक्यूलर सेल से ये डेवलप होता है। ये किससे डेवलप होता है? फॉलिक्यूलर, पेरा फॉलिक्यूलर सी सेल, ठीक है। ये पेरा फॉलिक्यूलर सी सेल से डेवलप होता है मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। हमने पढ़ा था कौन सा बड़ा हार्मोन बनाते हैं? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन था वो ज्यादा कर रहा था, ये कम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम कर रहा है। जो उनमें क्या हो जाता है? हाइपो कैल्सीमिया हो जाता है। जो पेशेंट्स जो होते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा के पेशेंट्स होंगे। कैल्सीटोनिन जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है एज अमाइलॉइड्स, एबनॉर्मल प्रोटीन के तौर पर। ये क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये कैल्सीटोनिन क्या हो जाता है? एबनॉर्मल प्रोटीन की तरह डिपॉजिट हो जाता है ट्यूमर पर, ठीक है। अभी रुके जरा, इसमें क्या मतलब? शीट्स ऑफ सेल ऑफ अमाइलॉइड, शीट्स ऑफ सेल ऑफ अमाइलॉइड, ठीक है। स्टेन, इसमें फिर हम स्टेन कौन सा? एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसमें स्टेन कौन सा यूज करेंगे? स्टेन इसमें होता है कॉन्गो रेड स्टेनिंग, कॉन्गो रेड स्टेनिंग, ठीक है। इसकी एसोसिएशन विथ men टू ए टू बी, men टू ए टू बी, ठीक है, टू ए टू बी। अभी कोई बंदा है उसमें अगर क्या है? अभी किसी बंदे में अगर रेड जीन की म्यूटेशन आ गई है, ऑन्कोजीन की क्या है? को क्या है? म्यूटेशन आ गई है। हम प्रोफाइलेक्टिकली थायरोइडेक्टोमी कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी में रेड की म्यूटेशन आ जाती है तो हम प्रोफाइलेक्टिकली ही क्या कर लेते हैं? थायरोइडेक्टोमी कर लेते हैं ताकि फ्यूचर कैंसर से बचा जा सके। अभी क्या है? एक लास्ट वन, अभी एक दूसरा हम पढ़ेंगे, एना प्लास्टिक कार्सिनोमा। ये मैंने बताया था, अगर आपको पीछे याद हो, ये मैंने आपको कैंसर थायराइड में पढ़ाया था, हाइपोथायरॉयडिज्म में, रीडल थायराइडाइटिस आई थिंक सो, उसमें हमने पढ़ा था। खैर हम वापस पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ये ओल्डर पेशेंट्स में होता है, ओल्डर पेशेंट्स इन्वेड्स
लोकल स्ट्रक्चर लाइक ट्रेकिया एसोफेगस, ठीक है। इसकी वजह से स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आएगी, इसको क्या कहेंगे, डिस्फेजिया, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और ये मैंने बात बता दी किससे मिमिक करता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसकी क्या करते हैं, थायराइड के जो नोड्यूल्स होते हैं वो भी इसी के साथ मिमिक करते हैं ना, रीडल थायराइटिस, रीडल थायरोडाइटिस। इसमें भी एसोफेगस और ट्रेकिया इन्वॉल्व होती है, इसमें भी स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन लगता है ऐसे कि ये हमारे पास एनाप्लास्टिक ट्यूमर है, बट ये एक्चुअली होता नहीं है, रीडल थायराइटिस होता है। मैंने एक किसके बताया था, और एक हमारे पास एनाप्लास्टिक ट्यूमर है ना, कार्सिनोमा। ये 40 साल से अगर ज्यादा हो, और अगर 40 साल से आपकी उम्र कम हो तो फिर रीडल थायराइटिस होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। ये थायराइड के कैंसर आज मैंने पढ़ाया आपको, होप सो आप लोग समझ आ गए होंगे। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को ये सारा सही से समझाऊं। तो अभी मैं आपको बुक से बताती हूँ, वेट अ मिनट। रुकिए जरा, किधर गया सर जी, ये देखें डायग्नोसिस ऑफ द, अभी यहाँ पे किधर है, ये रहा। हाइपोथायरॉयडिज्म हमने, पैराथायरॉयडिज्म हमने नहीं पढ़ा था ना। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ, ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, और ये अभी पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये सब आगे के टॉपिक्स हैं। ये देखिए थायराइड कैंसर आज हमने वो कर लिया। मैंने इसमें आप लोगों को पेपिलरी कार्सिनोमा पढ़ाया, फोलिकुलर कार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा, जिसमें मैंने सारा कवर किया है। आप चाहे तो रीड भी कर लीजिए। देखें थायराइड कैंसर डायग्नोस विद अ फाइन नीडल एस्पिरेशन, ये मैंने बताया आपको। ट्रीट विद द थायराइडेक्टोमी, कॉम्प्लिकेशंस द सर्ज इंक्लूड द हाइपोकैल्सीमिया। ये मैंने कहा क्यों होता है, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ड्यूरिंग द लाइगेशन ऑफ द inferior thyroid artery leads to dysphagia and dysphonia, hoarseness, injury of the external branch of the superior laryngeal nerve during the ligation of the superior thyroid vascular pedicle may lead to the loss of the tenor, usually noticeable। और ये देखिए मैंने आपको प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स ये सब मैंने कवर कर दिया। देन आते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा पे, मोस्ट कॉमन एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियाई विद सेंट्रल क्लियरिंग, जिसको ऑर्फन एनी आइज इसको कहते हैं। इसके अलावा समोमा बॉडीज, न्यूक्लियर ग्रूव्स और पेपिलोमास और ऑर्फन एनी होते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हायर रिस्क ऑफ RET म्यूटेशन एंड ब्राफ म्यूटेशन में होता है। चाइल्डहुड में अगर रेडिएशन में एक्सपोज हो गए होंगे तब होगा। उसके अलावा मैंने कहा पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट प्रिवेलेंट पाल्पेबल लिम्फ नोड्स होते हैं, उसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। देन मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, गुड प्रोग्नोसिस में का ये भी जल्दी ठीक हो जाता है। इन्वेस्ट ट्यूमर कैप्सूल्स एंड वास्कुलर, मतलब ये वास्कुलेचर में क्या करते हैं, ये कैप्सूल और वो भी होते हैं, मतलब ये इन्वेड होते हैं, एडिनोमा की तरह नहीं होते। ये यूनिफॉर्म फोलिकल्स हेमाटोजीनियस स्प्रेड, मैंने कहा ये एक ही है जो कि हेमाटोजीनियस स्प्रेड है, अदरवाइज बाकी सारे कार्सिनोमा क्या है, मतलब कार्सिनोमा में मैंने आपको 4 बताए जो हमारे पास लिम्फेटिक के थ्रू नहीं जाते, ब्लड के थ्रू जाते, बाकी सारे के सारे लिम्फेटिक के थ्रू जाते हैं। इसमें से एक फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है, ठीक है। एसोसिएटेड विद द रास म्यूटेशन, पैक्स, ये सारा आप
बता दें, मैंने बताया था रास म्यूटेशंस और ये सब है। इसमें भी फाइन नीडल एस्पिरेशन होती है, लेकिन मैंने बताया था कि फाइन नीडल एस्पिरेशन डायग्नोज तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि एडिनोमा है या कार्सिनोमा है। मेनिग्नेंट और बेटाइन में ये फर्क नहीं बता सकता। देन मेडुलरी कार्सिनोमा मैंने बताया था ये क्या है, सी सेल पैराफोलिकुलर सेल का ये कैंसर होता है, जो कि कैल्सिटोनिन कम होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा, और दूसरा क्या होगा, माइलॉइड के स्ट्रोमा की वजह से। मैंने बताया था कि आपको माइलॉइड क्या कहते हैं, माइलॉइड के वो बन जाते हैं, डिपोजिशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टेन हमारे पास कॉन्गो रेड होता है, और ये एम से मेडुलरी कार्सिनोमा एंड एम से MEN2A एंड 2B की म्यूटेशन होती है। फिर मैंने बताया था अनडिफ्रेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये ओल्डर पेशेंट में होता है। रेपिडली एनर्जिक नेक मास कंप्रेसिव सिम्टम ऑफ डिस्निया, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ये ठीक नहीं होगा इतनी जल्दी। टिपिकली कंपोज्ड ऑफ द प्लियोमॉर्फिक सेल्स विद फ्रीक्वेंट माइटोस में अराइज टू डू न्यू de novo but most often arises from the differentiate of the pre-follicular of the peptide thyroid carcinoma। तो गाइज आज मैंने थायराइड कैंसर का आपको बताया। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कहते हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पे अभी आते हैं। वेट अ मिनट। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम को कम करता है, ज्यादा करता है। पीटीएच जो होता है नॉर्मली इसका काम क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम को ज्यादा करना और फॉस्फेट को कम करना। ठीक है, अभी अगर आपको हो गया पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपो मीन्स लेस पीटीएच। ठीक है, पीटीएच का नॉर्मली काम क्या है, कैल्शियम को ज्यादा करना ब्लड में एंड फॉस्फेट को कम करना। यही मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, राइट? याद है आप लोगों को? अभी क्या है, पीटीएच कम है तो क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा, कम होगा। पीटीएच कम है, फॉस्फेट है वो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, ड्यू टू इंजरी टू थायराइड ग्लैंड और दियर ब्लड सप्लाई यूजुअली ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होती है, सर्जरी, थायराइड सर्जरी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीजेस या डायडॉर सिंड्रोम की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायजॉर्ज में क्या होता है, 22q11 में हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। 22q11 ठीक है, इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, बनता ही नहीं है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है। एक इसमें क्या हो जाता है, फाइंडिंग्स में टेटनी मिलेगी, कैल्शियम कम है, टेटनी और फॉस्फेट ज्यादा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। ठीक है, जब भी आपको हाइपोकैल्सीमिया होगा आपको दो साइंस मिलते हैं, एक जो होता है चॉस्टिक साइन, ट्रॉजी साइन, चॉस्टिक एंड ट्रॉजी साइंस। अभी क्या है, टेपिंग ऑफ फेशियल नर्व्स, अगर जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसके फेस पे हम टैप करेंगे, किसी हैमर से टैप करें हल्का सा, उसके मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन होगी, साफ दिखाई देगा। आपने फेस पे हैमर से हिट किया तो वो कॉन्ट्रेक्शन करेगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चॉस्टिक साइन, पॉजिटिव मिलेगा। ट्राउजी साइन क्या होगा, इस बंदे को क्या लगाते, बीपी कफ लगाओगे, जो पेशेंट होगा उसको अपने बीपी कफ लगाया, जब बीपी कफ लगाया उसमें अपने हवा भरी, ठीक है, उससे क्या होगा, ब्रेकियल आर्टरी की ओक्लूजन हो जाएगी। ठीक है, कार्पल क्या हो जाएंगे, कार्पल मसल में हो जाए कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, कार्पल मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चॉस्टिक साइन में मैंने कहा थे उसके ऐसे बंदे के फेस पे आप लोग थोड़ा सा हैमर से हिट करो तो उस मसल्स पे, तो वो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप क्या करोगे,
आप उसकी बीपी कफ उसके हाथ पे बांधोगे तो ब्रेकियल आर्टरी ओक्लूड हो जाएगी ना। तो जब ब्रेकियल आर्टरी ओक्लूड हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे तो कार्पल जो मसल्स होते हैं वो उनकी कॉन्ट्रेक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल स्पाज्म कहते हैं। ठीक है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो 2 साइंस जो पॉजिटिव आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये देख लें, एक इसमें कैल्शियम लेवल कितना हो जाता है, <7 हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, <7। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज हम लोगों ने कैंसर्स के हवाले से पढ़ा। ठीक है, थायराइड कैंसर्स। ठीक है, इसमें मैंने सारा कवर करवाया। देन मैंने आप लोगों को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म करवाया। और इसका मैंने आप लोगों को सारा जो वो है साइंस वगैरह मैंने आप लोगों को बताएं। तो गाइज आज के यहीं पे एंड करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी क्वेरीज बताइए कि इसके बाद मैं कौन सा स्टार्ट करूं आफ्टर एंडोक्राइन, या कौन से क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।